ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम शुरू कर रहे थे अपना एनसीईआरटी कोड वर्जन 2.2, जिसमें हम क्लास 12 की एनसीईआरटी को काफी अच्छे तरीके से एक लाइन एनसीईआरटी कर पढ़ते जा रहे थे। तो यार अभी हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और इस जेनेटिक्स के लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक यार खत्म कर दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। पर आज हम इसके कुछ कंक्लूजन को देखेंगे और जो मेंडल्स के लॉ है, जो मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने दो लॉ दिए थे भाई साहब, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ बच्चों को क्या होता है जल्दी समझ में नहीं आता है ना। तो इस लॉ का एक्चुअल में मतलब क्या है, इस लॉ का एक्चुअल में फील क्या है, इस चीज को देखेंगे और इस लॉ के पीछे का इंटरप्रिटेशन देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हर एक चीज का पीछे का हाउ एंड वाई जानना जरूरी होता है, तो इसके पीछे का हम हाउ एंड वाई भी जानेंगे। मेंडल के जो लॉ है किस तरीके से काम करते हैं। और बाकी बच्चों की गलती पता है क्या है, मेन गलती यही होती है कि हम एक चीज को जहां पे भाई पढ़ लेते हैं ना, वहीं पे हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। भाई बायो में या फिर किसी सब्जेक्ट में ऐसा है कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो केवल ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही जगह पे मतलब कि यूज होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मेंडल के लॉ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो केवल इसी जेनेटिक्स के चैप्टर में यूज होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। ये जो मेंडल्स के लॉ है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी बहुत जगह पे यूज होंगे। और जो भी डिजीज है जितने भी डिजीज है वो तो एनसीईआरटी में एक जगह पे कर दिया है, पर हेल्थ एंड डिजीज में भी हम यूज कर सकते हैं। डेली टू डेली लाइफ में भी हम मेंटल के लॉ को देख सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, सराउंडिंग में देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल के लॉ जो हम पढ़ रहे हैं बस यहीं पे यूज होगा, इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे चैप्टर में हम ये सारा चीज को अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो इसलिए एक्चुअल में जो इंटरप्रिटेशन है, इसको आइए हम एक बार देखते हैं क्या चीज है, मेंडल ने क्या चीज बोला था, है ना। चलिए भाई बिना समय को बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली एक बार एनसीईआरटी को दिखाते हैं कि लास्ट क्लास तक हमने यार क्या क्या कवर कर लिया था। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे डिले होगा। ओके, ऑल राइट। तो देखो यहाँ पे एकदम सीधा स्क्रीन पे भाई दिख रहा है कि मेंडल्स के लॉ तुमको तुम सबने यार बचपन से ही पढ़ा हुआ मेंडल्स के लॉ। पर यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ में जा करके और डिटेल्स में जा करके हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो कहानी कहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। कहानी हमने कहाँ से शुरू किया था, तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे और दो क्रॉस बेसिकली हमने कराया था। ध्यान से सुनिएगा भाई, एकदम समझ में आएगा। हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कराया, करना सीख लिया, है ना। मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन नाम का जो भी चीज है, जो भी एक कीड़ा था, इसको हमने खत्म कर दिया। इसके बाद हम देख रहे थे टेस्ट क्रॉस के बारे में और साथ ही साथ हमने बैक क्रॉस को देखा, पर थोड़ा सा कुछ हद तक जितना हमें यूज होगा बैक क्रॉस के कहीं ना कहीं हमने थीम लिया, एक आइडिया लगा लिया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो अगर इन दोनों क्रॉस को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो इन दोनों क्रॉस में हम अभी क्या करा रहे थे, ठीक है ना। अभी तक हम एक बेसिक चीजें उठाएंगे और इसी बेसिक चीज से हम आगे की जो समझने का सिलसिला है चलेगा। देखो हुआ क्या था, एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, जिसको हम टॉल एंड ड्वार्फ बोले जा रहे हैं। ये था, इसका हमने कुछ हमने गैमीट बना दिया भाई। इसके बाद हम क्या करा रहे थे, इसके बाद एक कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे फर्टिलाइजेशन हो गया। शायद इतनी बातें क्लियर हैं। अगर मैं अगर आपको नहीं विजिबल है, मैं थोड़ा अपना औकात छोटा कर लेता हूँ हमेशा की तरह। तो देखो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे दो सेल हैं, दो जर्म सेल हैं, ठीक है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा हो गया, है ना। तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पे गैमीट बना है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, इस दो कैपिटल टी से एक सिंगल आ गया और यहाँ पे एक स्मॉल टी आ गया, है ना। अगर मान लो ये क्या था, मेल हुआ करता था हमेशा की तरीके से, या फिर ये मान लो फीमेल हुआ करता था। पर जेनेटिक्स में मेल एंड फीमेल लिखने का एक और तरीका बताता हूँ। जैसे आप क्या करना है, कोई भी डेटा को एट रैंडम सेलेक्ट करना है कि कौन से को मैं मेल मानूं और कौन से को मैं फीमेल मानूं। तो हमेशा कोशिश करना भैया कि जो मेल वाला है ना, मेल वाला है, उसको क्या करो, तुम डोमिनेंट को शो करो। जो फीमेल है इसको रिसेसिव की तरीके से ट्रीट कर लो, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये एक मतलब बेसिक आइडिया है। आप ज्यादातर बुक्स में देखोगे ना, तो जो मेल होता है उसको डोमिनेंट और जो फीमेल है उसको रिसेसिव। ऐसा डेली लाइफ में भी तो अपने होता है। मेल जो होता है अपने आप को हमेशा डोमिनेंट दिखाएगा और जो फीमेल है उसको रिसेसिव ही करके रखेगा। चलिए साहब, अगर ये चीजें हैं तो एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, ध्यान से सुनिएगा,
एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन। तो देखिए एक चीज और, जब हम यहाँ पे साफ सेल्फिंग कराते हैं तो क्या करते हैं, इसी के जैसा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेटेरोजाइगस पौधा है, इसी के जैसा एक और पौधा लिए और हम क्रॉस कराना शुरू कर दिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ करता था, किस तरीके से यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और साहब यहाँ पे भी क्या होता था, यहाँ पे भी हो जाता था कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे इतनी बातें क्लियर है क्या? होपफुली ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एकदम टू द पॉइंट आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के समय और यहाँ पे भी भाई गैमेट फॉर्मेशन के समय आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इन दोनों गैमेट में से, है ना, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ए अलग हो गया, ए अलग हो गया, ए अलग हो गया, ए अलग हो गया, ठीक। और एक चीज और देखिए, जैसे जब मैंने इन दोनों का क्रॉस कराया है तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो आपसे मैं पूछूं कि पौधा टॉल होगा कि डॉर्फ होगा, तो क्या बोलोगे कि सर ये जो पौधा होगा साहब ये टॉल होगा। क्यों टॉल बोला? क्योंकि अगर हेट्रोजाइगस पेयर में से, अगर हेट्रोजाइगस पेयर में से जो कैपिटल वाला है, या फिर अगर डोमिनेंट का एक सिंगल भी अलील मिल जाता है ना, जैसे यहाँ पे देखो इस कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर में दो अलील है कैपिटल टी, तो जो डोमिनेंट वाला है, मतलब इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अगर जो डोमिनेंट वाला जो है उसके एक ही अलील होंगे, है ना साहब, उसके एक ही अलील होंगे। तो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस पेयर के अंदर में अगर डोमिनेंट का एक सिंगल अलील भी पाया गया, तो वो जो डोमिनेंसी अपनी शो कर देगा, वो जो अपना कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस कर देगा, है ना। मतलब कि हम कहना ये चाहते हैं साहब कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं ये अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस कर देते हैं। फर्क ये नहीं पड़ता है कि उनके दोनों अलील प्रेजेंट हैं या फिर सिंगल अलील प्रेजेंट है, मतलब कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है कि होमोजाइगस कंडीशन में है। अगर डोमिनेंट अलील, जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है, अगर जो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा, चाहे से वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे डोमिनेंट अलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, वो अपने आप को हर एक जनरेशन जनरेशन भाई क्या करना चाहेगा, एक्सप्रेस करना चाहेगा। अरे समझ में आया क्या? ठीक। दूसरा इंटरप्रिटेशन हम क्या देख रहे हैं इसी चीज से साहब, इसी चीज से दूसरा इंटरप्रिटेशन हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ऐसा। तो जब गैमीट बन रहा था, क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि जब गैमीट बन रहा है तो देखो ये जो गैमीट है ना आपस में झगड़ा झूठी नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं हम दोनों एक साथ में चलेंगे, नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये जो गैमीट हैं आपस में देखो कितने प्यार से सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, क्या है, कितने प्यार से सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। अरे समझ में आया क्या? जब तक थे यार तब तक साथ थे, अब अलग होना है, आराम से बिना झगड़ा किए आराम से प्यार से हम अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये कितने प्यार से देखो आपस में सेग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब कि आपस में कितने प्यार से अलग हो रहे हैं। जैसे दोनों अभी तो साथ में थे, फिर इनका रास्ता अलग हो गया और उनका रास्ता अलग हो गया, आपका रास्ता अलग हो गया और आपकी वाली का रास्ता अलग हो गया, आप अलग हो गए और वो अलग हो गई, है ना। अब इनका जो ब्याह है, इनकी जो शादी है, अब इनके खानदान में हो गया, है ना। फिर इनका जो इन्होंने कुछ टाइम के बाद डाइवोर्स दे दिया और फिर इनकी शादी इनके साथ हो गई। फिर इनकी जो शादी है, ये बोली हम क्यों कम रहेंगे, इनकी शादी ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, है ना। तो इसी तरीके से जो है हम क्रॉस कराते हैं, और इस क्रॉस के भी अंदर में, इस क्रॉस के भी अंदर में भैया जी, बाबू जी, बेटा जी, देखिए यहाँ पे डोमिनेंट एलील चाहे होमोजाइगस कंडीशन में है तब भी टॉल ही एक्सप्रेस किया, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है बाबूजी तब भी एक टॉल ही एक्सप्रेस किया। और यहाँ पे देखो रिसेसिव अलील जो है, रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों को दोनों अलील्स का होना जरूरी है। अरे है कि नहीं बच्चों? रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस करने के लिए क्या जरूरी है कि रिसेसिव अलील जब दोनों एक साथ होंगे, रिसेसिव अलील तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन मिलेगा। तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट फेंकूं तो आप संभाल लेंगे क्या? स्टेटमेंट फेंक दूं आपके साइड तो संभाल लेंगे क्या? चलिए भाई संभालिएगा, स्टेटमेंट फेंकता हूँ। स्टेटमेंट यही है कि जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस कर जाते हैं, पर रिसेसिव अलील कैन एक्सप्रेस्ड ओनली एंड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन।
अरे सही बात है क्या? ट्रू है क्या? बिल्कुल यार, एग्जैक्टली आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे जो है ये ड्वार्फ वाले को मतलब कि जो रिसेसिव है इसको एक्सप्रेस करने के लिए दोनों एलील्स की जरूरत है। और जब इन छुट्टा-छुट्टी हो रहा है, जब इनको सेपरेट होना हो रहा है, द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, द एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ईच अदर। अरे सुना क्या? क्या सही बात होगा क्या भैया? सही बात होगा क्या? स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनिएगा कि at the time of the gamete formation, the alleles separate independently from each other without blending or mixing with each other। अरे सही बात है क्या? बिल्कुल यार सही बात है। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो मैंने पहला बोला स्टेटमेंट यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अरे स्टेटमेंट समझ में आया क्या? यही चीज है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और यही चीज है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब भाई साहब देखिएगा, अब भाई साहब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब मैं थोड़ा सा इस मसाले को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना। इस सारे मसाले को देखिए देखिए देखिए, जो जितने भी मसाले थे इन सारे मसालों को एकदम मिला दिया जाए, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे कि मेंडल ने क्या कराया था भैया, तो मेंडल ने तो टेस्ट क्रॉस भी कराया, ठीक। और मेंडल ने क्या कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है ना। जैसे ही मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और जैसे ही मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करा करके सारा डाटा, सारा प्रोबेबिलिटी, सारा एनालिटिक्स लिया साहब जी, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली रन करने के बाद ओवर द ईयर इन्होंने क्या किया, कुछ प्रपोज्ड कर दिया मेंडल साहब ने। और उस मेंडल साहब ने जो प्रपोज किया, इन्होंने यही प्रपोज किया प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या प्रपोज किया? प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बोलेगा मेरे साथ, मेंडल ने क्या प्रपोज किया? तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, इसमें बेसिकली पहले कितने लॉ को प्रपोज किया, तो पहले इन्होंने साहब दो लॉ को प्रपोज किया। कौन कौन सा? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना। आपको खुशी होगा जान करके, ठीक है ना, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ना साहब, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ऐसा लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ठीक है ना। ऐसा लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है ना, इसका एक्सेप्शन नहीं होता। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है क्या? बिल्कुल भी इसके एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलते हैं बेटा जी, ठीक ना। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा लॉ है कि जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और कौन सा ऐसा लॉ है जिसके एक्सेप्शन है, तो बाकी जो बच गए इनके एक्सेप्शन है। हम चलिए साहब, फिलहाल हम दो लॉ पढ़ रहे हैं, एक लॉ और पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई होगी आपको कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, क्या इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके प्रूफ किया जा सकता है? क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा जा सकता है? एक स्टेटमेंट और बोलता हूं, सुनिएगा। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय परफॉर्मिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बिल्कुल सही बात है। और मेंडल भी तो यही कह रहे हैं ना, मेंडल भी तो यही कह रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद और टेस्ट क्रॉस बेसिकली कराने के बाद मेंडल ने क्या दोनों लॉ को पोस्ट कर दिया था। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऐसा लॉ है जो तीनों में से इसका साहब कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने के लिए नेचर में नहीं मिलता है। अरे समझ में आया क्या? चलिए साहब, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, पर थोड़ा सा प्यार से और आगे बढ़ जाते हैं इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर में। एक बार देखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर में मेंडल ने क्या कहना शुरू किया। जैसे मेंडल ने क्या करा था, जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया था तो हमें टॉल पौधा मिला था ना भाई। जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया था तो कौन सा पौधा मिला था? टॉल का पौधा मिला था। तो मेंडल ये कहना चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा चीज है, कुछ तो ऐसा चीज है, समथिंग विच इज स्टेब्लिश पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आप एनसीईआरटी की लाइन खोलिए, जहां पे पी प्लांट वगैरह लिखा है ना, मटर के कंट्रास्ट उसके ऊपर ये लाइन आपको मिल जाएगा। मेंडल ने स्टेटमेंट यही दिया था कि समथिंग विच इज स्टेबली पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और ओवर द जनरेशन, दैट दैट माइट बी समथिंग विच इज नोन एज द फैक्टर। जिसको क्या बोला जा सकता है? दैट इज अ फैक्टर। मतलब कोई तो ऐसा फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। और इस चीज को मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखा था। क्यों लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखा था?
तो कोई एक ऐसा फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जा रहा है और अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रहा है, जबकि एक वाला फैक्टर जो है दब जा रहा है। तो जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, मेंडल ने बोला वो डोमिनेंट कैरेक्टर है या फिर डोमिनेंट फैक्टर है या फिर डोमिनेंट एलील है। एलील का नाम ही नहीं आता, डोमिनेंट फैक्टर है। लेकिन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसको मेंडल ने क्या बोल दिया, उसको मेंडल ने बोला कि साहब ये तो रिसेसिव है। समझ में आया क्या? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर में मेंडल ने पहला चीज भाई फैक्टर के बारे में जिक्र किया। तो एनसीईआरटी में, नीट के अंदर में या फिर बोर्ड के अंदर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लॉ, जो फैक्टर का जो नाम है, इसको किस लॉ से समझाया गया था। बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस से बहुत ही अच्छी तरीके से मेंडल ने इसको समझाया था। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। और मेंडल ने एक बात ये भी बोला था, एक बात जो ये भी बोला था, इन्होंने बोला था साहब कि जो फैक्टर होंगे ना, अकेले नहीं होंगे, फैक्टर जो है पेयर्स में होंगे। तो जो फैक्टर है ये पेयर्स में होंगे, यही जीन यही आगे चल के अलील्स बन गया। चलिए जी, फैक्टर जो होंगे वो पेयर्स में होंगे, सही बात है। और क्या है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अभी तक बचपन में 9 10th में 10th के क्लास में आप क्या पढ़ते आ रहे थे, तो आप यही पढ़ते आ रहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट्स दैट द डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सप्रेस देयरसेल्फ इन द F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन। मतलब कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो F1 या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रहा था। तो ये चीज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन दो बातों का और ख्याल रखना है कि कुछ तो ऐसा चीज है, एक कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और उसके पीछे का जो कॉज है फैक्टर, और फैक्टर हमेशा पेयर्स में हुआ करते हैं। कैसे हुआ करते हैं? फैक्टर्स हमेशा साहब जी पेयर्स में हुआ करते हैं। होपफुली दैट माइट बी टोटली क्लियर टू यू। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो टॉल और ड्वार्फ में, टॉल जो है डोमिनेंट था, ड्वार्फ जो है रिसेसिव था। तो यहाँ पे जो टॉल बना है डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा साहब? बिल्कुल ये जो होगा डोमिनेंट होगा ही, 110% जो होगा डोमिनेंट होगा। समझ में आया क्या? इसका रेशियो तो मैंने बता ही दिया था कि जो टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो आता है 3:1, इसका फिनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 जो होता है साहब, ये जीनोटाइपिक रेशियो हुआ करता है। ठीक है ना, तो इन दोनों रेशियो को देख करके लॉ ऑफ डोमिनेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ जाते हैं। मेंडल ने जो लॉ दिया दूसरा, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने क्या बोल दिया, यही लिखा है कि डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच एज द F2 जनरेशन। इस चीज को आप समझ गए होंगे। क्या चीज? जैसे टॉल है, ठीक है ना, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे कि टॉल टॉल था और ड्वार्फ था, इसको मैंने क्रॉस करा, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ था। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ सेल्फिंग जब हम कराए थे तो क्या बना था, कैपिटल टी, फिर दो दो जो थे वो क्या बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और वन जो था स्मॉल टी। मतलब कि जो जीन है, जो अलील्स हैं, अपने आप में एक्सप्रेस कर जाते हैं विदाउट एनी ब्लेंडिंग या फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर। देखो कितने प्यार से आपस में, मतलब जो अपना जोड़ा बना बना करके ये अलग हो गए हैं यहाँ से, ऐसे गैमिट बना। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया। और F2 जनरेशन में देखो कोई भी ब्लेंडिंग, कोई भी मिक्सिंग नहीं देखने के लिए मिलता है। ये F1 जनरेशन था, ठीक है ना, ये F1 जनरेशन था, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये F2 जनरेशन आ गया, ठीक है ना, F2 जनरेशन है। समझ में है क्या? अब क्या लिखा है यहाँ पे देखना, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एलील और पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सही बात है, ये चीज मैंने आपको समझा दिया था। ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, ठीक है ना, द गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। गैमेट बनाते समय केवल एक ही फैक्टर आएगा। देखिए इसका मतलब जैसे कैपिटल टी था ना, तो इसमें से बस एक ही तो कैपिटल टी जा रहा था और बाकी तो एक स्मॉल टी आ रहा था। जैसे यहाँ से कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी आएगा, तब जाकर के मिलेंगे, ठीक है ना। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो तरीके के गैमेट बनेंगे, हर इक्वल प्रोपोर्शन में इनका एलील का डिवीजन हो जाता है। समझ में आया क्या? तो एक इंटरप्रिटेशन है, समझ में आया भाई, ये क्या है, एक है जो चीज है, एक इंटरप्रिटेशन है, क्या, लॉ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के एक इंटरप्रिटेशन है। ठीक, इसी चीज को हम, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ एक्सेप्शन होंगे। तो इस चीज को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप पीपीटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस है। आगे के लेक्चर में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है भाई साहब आपको पूरा और पूरा ये सारे
चीजें दोनों लॉ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और इनका एक्चुअल में बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, दोनों की दोनों चीजें यार समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें अपना लव और सपोर्ट देते रहें और पढ़ते रहें, हँसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड ऑलवेज साइनिंग स्टार।